दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में उत्तर मुगल काल पढ़ेंगे। तो पहले इसका भूमिका जान लेते हैं। भूमिका अकबर के शासनकाल से आरंभ हुआ मुगल साम्राज्य का उत्कर्ष औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत पतन की ओर अग्रसर होने लगा। यह आयोग उत्तराधिकारी कमजोर प्रशासनिक नीतियां, बदलते राजनीतिक परिदृश्यों का समग्र परिणाम था। इस दौरान लघु अंतराल पर शासकों का परिवर्तन हो रहा था, जिनके बारे में हम इस अध्ययन के क्रमवार में अध्ययन करेंगे। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके 3 पुत्र मुआजम, मुहम्मद आजम और मुहम्मद कामबख्श के में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ, जिसमें बहादुर शाह मुआजम विजयी रहा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुआजम काबुल और आजम गुजरात और कामबख्श बीजापुर का सूबेदार था। जून 1707 में जजाऊ यानी आगरा और धौलपुर के मध्य नामक स्थान पर उत्तराधिकार के लिए संघर्ष में मुआजम की सेना ने आजम को पराजित कर मुगल सिंहासन पर अधिकार कर लिया। 1707 में मुआजम उत्तराधिकार के युद्ध में सफल होने के बाद बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण करके दिल्ली के गद्दी पर आसीन हुआ। सत्ता प्राप्ति के बाद 1709 ईस्वी में बहादुर शाह मुआजम ने अपने तीसरे भाई कामबख्श को बीजापुर के निकट पराजित किया। बहादुर शाह प्रथम यानी मुआजम, जिसका कार्यकाल 1707 से 1712 तक था। बहादुर शाह प्रथम एक योग्य और विद्वान व्यक्ति था। वह समझौते तथा मेल मिलाप की नीति का अनुसरण करके शाही दरबार के अधिकांश गुटों का सहयोग प्राप्त करने में सफल रहा। बहादुर शाह ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप के संबंध स्थापित किए और उन्हें संतुष्ट करने के लिए गुरु के सम्मान में उच्च मनसब प्रदान किया। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात एक सिख नेता बंदा बहादुर के नेतृत्व में पंजाब में सिखों के बगावत कर दी। इससे तंग आकर बहादुर शाह ने सिखों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया। अंततः इसी सिख नेता बाद बहादुर के विरुद्ध युद्ध करते हुए एक सैन्य अभियान के दौरान फरवरी 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। उत्तरकालीन मुगल सम्राट नाम और उनके कार्यकाल। जैसे बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी तक, जहांदार शाह 1712 से 1713 तक, फर्रुख सियर 1713 से 1719 तक, रफी उद दराजत फरवरी से जून 1719 तक, रफीत उद दौला जून से सितंबर 1719 तक, मुहम्मद शाह 1719 से 1748 तक, अहमद शाह बहादुर 1748 से 1754 तक, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758 तक, शाहजहां तृतीय 1758 से 1759 तक। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक, अकबर द्वितीय का कार्यकाल 1806 से 1837 ईस्वी तक, बहादुर शाह द्वितीय का कार्यकाल 1837 से 1857 तक। बहादुर शाह को उसकी शासकीय क्षमता में अभिरुचि न होने के कारण शाह ए बेखबर यानी शाहे बेखबर के उपनाम से जाना जाता था। फरवरी 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात उसके 4 पुत्रों जहांदार शाह, आजिम उस शान, रफी उस शान और जमान शाह में राजशाही गद्दी के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें जहांदार शाह सफल रहा। जहांदार शाह का कार्यकाल 1712 से 1713 ईस्वी तक। उत्तराधिकार के युद्ध में अपने 3 भाइयों को पराजित कर 1712 में जहांदार शाह शासक बना। जहांदार शाह को ईरानी दल के नेता जुल्फिकार का सहयोग प्राप्त था। जहांदार शाह ने अपने लगभग 1 वर्ष के कार्यकाल 1712 से 13 में हिंदू और मराठा राजाओं को मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा। उसने आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई जयसिंह की पदवी दी और मालवा का सूबेदार बनाया। जहांदार शाह ने मराठों से संबंध बनाए रखने के लिए समकालीन साहू जी को कुछ शर्तें पर ढक्कन के चौथे और सरदेशमुखी वसूलने के अधिकार दिए। जहांदार के समय जजिया कर पर रोक लगा दी गई। जहांदार शाह ने वित्तीय व्यवस्था में सुधार के लिए राजस्व वसूली
का कार्य ठेके पर देने की नई व्यवस्था को प्रोत्साहन कर दिया। उसे इजारा व्यवस्था कहते हैं। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। 1713 में जहांदार शाह के भतीजे फर्रुखसियर ने हिंदुस्तानी अमीर सैयद बंधुओं के सहयोग से बादशाह के सिंहासन पर अपदस्थ कर हत्या करवा दी। फर्रुखसियर, इसका कार्यकाल 1713 से 1719 तक था। फर्रुखसियर के शासनकाल में सैयद बंधु अब्दुल्ला खां वजीर तथा हुसैन अली मीर बख्शी के पद पर नियुक्त हुआ। सैयद बंधुओं ने जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया और तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति का आदेश भी दिया। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने एक फरमान के जरिए अंग्रेज को व्यापारिक छूट प्रदान की। इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फर्रुखसियर के कार्यकाल में सिख नेता बंदा बहादुर को मृत्यु दंड दिया गया। सैयद बंधुओं को बढ़ते हस्तक्षेप से भयभीत होकर फर्रुखसियर इसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा, लेकिन समय से पूर्व इन षड्यंत्रों की जानकारी सैयद बंधुओं को लगने से उन्होंने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ और मारवाड़ के अजीत सिंह के सहयोग से जून 1719 में फर्रुखसियर के सिंहासन से अपदस्थ कर हत्या करवा दी। फर्रुखसियर को घिरना कायर भी कहा जाता है। फर्रुखसियर की हत्या के बाद सैयद बंधुओं ने रफ़ी उद दराजत और 1719 में गद्दी पर बैठा, जिसकी जल्द ही बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। रफ़ी उद दराजत की मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं ने रफ़ीद उद दौला 1719 में गद्दी पर बैठाया और वह अफीम का आदी था। इसकी भी जल्दी ही मृत्यु हो गई। इसके बाद रफ़ी उद दौला यानी शाहजहां द्वितीय के पुत्र रोशन अख्तर मोहम्मद शाह को सैयद बंधुओं ने अगला मुगल बादशाह बनाया। मुगल दरबार में विभिन्न गुट। सैयद बंधु भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से विख्यात हैं। इन्होंने कुल 4 लोग फर्रुखसियर, रफ़ी उद दराजत और रफ़ी उद दौला मोहम्मद शाह को मुगल बादशाह बनाया था। सैयद बंधु 2 भाई थे, एक अब्दुल खां और दूसरा हुसैन अली 12 थे। सैयद बंधुओं ने विरोध नेताओं के तुरानी दल के चिनकिलीज खां को निजाम उल मुल्क और अमीन खां को प्रमुख योगदान था। इन्हीं के प्रयासों से मोहम्मद शाह रंगीला के समय इन दोनों भाइयों की हत्या करा दी गई। तुरानी गुट, ये मध्य एशिया के सुन्नी मुसलमान थे। सैयद बंधुओं के पतन के बाद मुगल दरबार में इसी गुट का बोलबाला था। इस गुट के निजाम उल मुल्क चिनकिलीज खां, अमीन खां और जकरिया खां प्रमुख थे। ईरानी गुट, ये शिया मुसलमान थे। इस गुट के जुल्फिकार खां और सआदत खां, अमीर खां और इसाक खां प्रमुख थे। अफगानी गुट, इस गुट में अली मोहम्मद खां और मोहम्मद बंगस प्रमुख थे। मोहम्मद शाह, इसका कार्यकाल 1719 से 1748 ईस्वी तक था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का पतन सर्वाधिक तेजी से हुआ। इसके शासनकाल में अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, जिसमें मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल और सआदत खां के नेतृत्व में अवध और निजाम उल मुल्क के चिनकिलीज खां में अहमदाबाद और चूड़ामन के और बादन सिंह के भरतपुर में अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। नादिर शाह को ईरानी का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली ने भी विशाल सेना के साथ पंजाब पर आक्रमण किया। मोहम्मद शाह को अधिक समय तक हरम में बिताने तथा उसके अयंत्र और विलासी आचरण के कारण रंगीला कहा जाता है। अहमद शाह बहादुर, इसका कार्यकाल 1748 से 1754 तक था। अहमद शाह का कार्यकाल अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों के लिए जाना जाता है। अहमद शाह के समय राजमाता उधम बाई के नाम से प्रसिद्ध महिला प्रशासनिक कार्यों को अत्यधिक हस्तक्षेप था। उसे किबाला ए आलम की उपाधि प्राप्त थी। अहमद शाह ने हिजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। मराठा सरदार मल्हर राव के सहयोग से इमाद उल मुल्क यानी गाजी उद्दीन सफरगंज को अपदस्थ कर मुगल साम्राज्य का वजीर बना दिया गया। 1754 में वजीर इमाद उल मुल्क ने मराठों के सहयोग से अहमद शाह को
अपदस्थ कर आलमगीर द्वितीय को मुगल बादशाह बनाया। एक तरफ नादिर शाह का हमला, दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। नादिर शाह फारस के शासक थे, जबकि दुर्रे दुरानी युग का मोती के नाम से प्रसिद्ध अहमद शाह अब्दाली ने मुहम्मद शाह के कार्यकाल में भारत पर आक्रमण किया था। दूसरी ओर नादिर शाह ईरान के नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध नादिर शाह ने मुहम्मद शाह के शासनकाल में 1738 से 39 के बीच में भारत पर आक्रमण किया था। फरवरी 1739 में नादिर शाह और मुगल सेनाओं के बीच करनाल का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें मुगलों की हार हुई। मुहम्मद शाह को बंदी बना लिया गया और नादिर शाह दिल्ली में 50 दिनों से अधिक रहा और लगातार लूटपाट करता रहा। वह प्रसिद्ध मुगल राज सिंहासन तख्त ए ताउत तथा मुगल ताज में लगे विश्व के सर्वाधिक कीमती हीरे कोहिनूर को वापसी के समय ले गया था। वहीं दूसरी ओर अपने कुल 7 आक्रमणों में अहमद शाह अब्दाली ने बादशाह अहमद शाह के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा आक्रमण किया। जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी युद्ध लड़ा गया। अब्दाली ने 1767 में भारत पर अंतिम आक्रमण किया। भारत से वापस जाने से पूर्व अहमद शाह अब्दाली ने अपने द्वारा जीते भारतीय प्रदेशों को सूबेदारी रूहेला सरदार नाजिब-उद-दौला को सौंप दी, जो मुगल साम्राज्य का मीर बख्शी था। आलमगीर द्वितीय, इसका कार्यकाल 1754 से 58 तक था। आलमगीर द्वितीय अपने छोटे से कार्यकाल में अपने वजीर इमाद उल मुल्क को कठपुतली बना रहा तथा प्लासी के युद्ध में 1757 के समय यह दिल्ली का शासक था। 1758 में इमाद उल मुल्क आलमगीर द्वितीय की हत्या करवा दी गई। बहादुर शाह प्रथम का पौत्र शाहजहां तृतीय 1758 से 59 तक कार्यकाल रहा था, जो सिंहासन पर उसको बैठा दिया गया। शाह आलम द्वितीय, इसका कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक था। आलमगीर को पुत्र अली गौहर ने बिहार के शाह आलम द्वितीय के नाम से स्वयं को मुगल बादशाह घोषित किया। यद्यपि वह वर्षों तक दिल्ली नहीं आ सका। शाह आलम द्वितीय ने 1764 में हुई ऐतिहासिक महत्व की बक्सर युद्ध में मीर कासिम अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित होने के बाद शाह आलम द्वितीय 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि के प्रावधानों के अनुरूप कई वर्षों तक अंग्रेजों को पेंशन भोगी बनकर रहना पड़ा। 1772 ईस्वी में मराठा सरदार महादाजी सिंधिया ने पेंशन भोगी शाह आलम द्वितीय को एक बार फिर राजधानी दिल्ली में के मुगल सिंहासन पर बैठाया गया। शाह आलम द्वितीय के कार्यकाल में ही अंग्रेज ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अकबर द्वितीय अगला मुगल बादशाह बना। द्वितीय, इसका कार्यकाल 1806 से 1837 ईस्वी तक था। अकबर द्वितीय के कार्यकाल तक मुगल बादशाह मात्र लाल किले तक सीमित कर रह गया था। अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण से बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। अकबर द्वितीय ने ही राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। 1837 में अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 57 तक अंतिम मुगल सम्राट हुआ। बहादुर शाह द्वितीय, इसका कार्यकाल 1837 से 1857 तक था। बहादुर शाह द्वितीय जफर के उपनाम से शायरी लिखा करता था, इसलिए उसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। 1857 के संग्राम में विद्रोहियों के साथ देने के कारण रंगून निर्वासित कर दिया गया था, जहां 1862 में अंतिम मुगल सम्राट की मृत्यु हो गई। यह मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का भारत से अंत हो गया। 18वीं सदी में मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख प्राण पदार्थ स्पेशल कमोडिजिट क्या थे? कपास, रेशम, सोरा और अफीम था। पानीपत का
प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? यह हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। निम्न में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, खनवा का युद्ध 1527 में, घाघरा का युद्ध 1529 में, चंदेरी का युद्ध 1530 में। यह गलत है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने का फलस्वरूप क्या था? उपमहाद्वीप से बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। इन क्षेत्रों में स्थापत्य कला का मेहराब और गुंबज बनाने की शुरुआत हुई। तो केवल 3 सही है। इस क्षेत्र में तैमूरी वंश का स्थापित हुआ। 1527 में खनवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के किस राजा को हराया था? राणा सांगा को। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की भाषा में। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम क्या है? तो पहले दोहरिया का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, फिर सरहिंद का युद्ध। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? हमीदा बानो बेगम के लिए। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 में। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक ने बाबर ने जिहाद का घोषणा किया था? खनवा के युद्ध में। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण किया था काबुल में। भारत ने मुगल शासक बनने पर जहीर-उद-दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा था? बाबर। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित क्षेत्र थे। काबुल का क्षेत्र, फिर पंजाब का क्षेत्र, फिर आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, जबकि आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र नहीं था। नीचे दिए गए कथन, जिनमें से एक कथन ए तथा दूसरे कथन आर दिया गया है। ए है बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा है। कारण आर तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। तो ए सही है, जबकि आर गलत है। शेर शाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम फरीद खां था। फरीद, जो बाद में शेर शाह सूरी बना, ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त किया था? जौनपुर से। चांदी का रुपया किसने शुरू किया था? शेर शाह ने। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था की थी? यह किया गया था शेर शाह के द्वारा। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था? दिल्ली के किला ए कुहान मस्जिद को। मात्र एक मुट्ठी बजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। यह कथन किससे संबंध है? शेर शाह से। साम्राज्य निर्माता और प्रशासक के रूप में शेर शाह को किसका पूर्वगामी माना जाता है? अकबर का। शेर शाह के शासनकाल में गांव के प्रशासन के लिए अधिकारी कौन था? मुकदम। शेर शाह का लगान व्यवस्था रैयतबाड़ी थी। शेर शाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपये में किस अनुपात में था? तो यह था 64:1 में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? कालानौर में। हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों को जिस गिरह में स्थापित किया था वह था कचवाहों से। अकबर किस चिश्ती संत का अनुयायी था? शेख सलीम चिश्ती का। राजपूताना निम्न में से किस एक ने अकबर का संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं किया था? मेवाड़। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती थी। यह थी मंडल गढ़कंटक की। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्वाइद अर्जित किया था? भूर आश्रम में। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष शुरू किया था? 1582 ईस्वी में। मनसबदारी पद्धति को लागू किया गया था अकबर के द्वारा। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया है? रजनामा से।
अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? रल्फ फिच। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिसको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि सम्मिलित किया था, यह था हरिविजय सूरी। मुगलों और मेवाड़ की राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्तांतरित हुआ था? जहांगीर के कार्यकाल में। जहांगीर के दरबार में कौन प्रथम अंग्रेजी दूत आया था? विलियम हॉकिंस। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किस जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था? विलियम हॉकिंस को। जहांगीर किस कला का महान संरक्षक था? चित्रकला का। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल जम्मा की पदवी दिया था? अबुल हसन ने। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? फारसी में। निम्नलिखित में से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया था? यह किया गया था असमत बेगम के द्वारा। जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? गुरु अर्जुन देव को। किस मुगल बादशाह के काल में गंधार मुगलों से छीन लिया गया था? जहांगीर के कार्यकाल में। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? यह चलाया था बाबर ने। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। बाबर, जम्मा मस्जिद, हिमायू, दीनपना, अकबर, जहांगीरी महल। जहांगीर अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था। मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुर्जबानो बेगम। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली ले गया था? शाहजहां ने। दिल्ली के प्रसिद्ध जम्मा मस्जिद निर्माण कराया गया था शाहजहां के द्वारा। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में। दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया है? सिर-ए-अकबर में। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किए गए दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त कर दिया था? यह किया गया था शाहजहां के द्वारा। सुप्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? मोहम्मद सईद मीर जुल्मा ने। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल में मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? यह कहा जाता है खाफी खां, राया भारमल और बर्नियर यानी उपयुक्त तीनों को। लघु अकबर के नाम से जाना जाता है दारा सिकोह को। हिंदू धर्म ग्रंथों को अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? दारा सिकोह। हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है ताजमहल में। धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के धर्मत युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में पड़ता है? मध्य प्रदेश में। मुगल शहजादा ने जिसने श्रीनगर गढ़वाल को आश्रय लिया था, यह लिया था सुलेमाना सिकोह को। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक किया गया था? औरंगजेब को। निम्न में से किस सिख गुरु ने गद्दी को समाप्त करके सिखों को कट्टर समुदाय बनाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। औरंगजेब के शासनकाल में शिवाजी के किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि 1665 में किया गया था? जयसिंह के द्वारा। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा गया है? औरंगजेब को। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वह राज्य कौन थे? बीजापुर और गोलकुंडा। जजिया को किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? औरंगजेब के कार्यकाल में। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? रबिया उद्दौरानी का मकबरा। औरंगजेब को किसने साहिबात उद जामनी की उपाधि प्रदान किया था? जहां आरा ने। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों को नियुक्त किया था वह था औरंगजेब। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? दर उल इस्लाम। कथन ए और कथन आर। मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकार हुआ। श्रेष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया था। ये सत्य है जबकि आर असत्य है। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों को विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? अकबर ने। किस मुगल शासक के काल में बीबी का मकबरा निर्मित हुआ था? औरंगजेब के कार्यकाल में। निम्न में से कौन सा सम्राट औरंगजेब की पुत्री है?
यह है मेहरुनिसा। संत रामदास को किसके शासनकाल में संबंधित किया जाता है? औरंगजेब के कार्यकाल में। दिल्ली के लाल किले को मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर चित्रकार थे? जिसे नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनाव करें। पहले अब्दुल हसन और फिर अकारिजा। मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मनसबदार का पद व्यक्तिगत वेतन और उसकी वेतन का आकार द्वारा निर्धारित होता था केवल, और मनसबदारों की नियुक्ति न्यायपाल को छोड़कर सभी सरकारी विभाग में होती थी। तो 2 और 3 सही है। मुगल काल में पद और कार्य रहित जागीर को कहा जाता था इनाम जागीर। दस्तान ए अमीर हजमा के चित्रण किसके द्वारा किया गया है? अब्दुल रसमद के द्वारा। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुलेमित है? बाबर, तुजुक ए बाबरी। मुगल कालीन स्थापत्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह सत्य है 1, 2, 3, यानी ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार उस्ताद लाहौरी था। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। जहांगीर ने बागों और फुलवारी का निर्माण में रुचि दिखाई थी। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला को ऐतिहासिक विवरण लिखा है? गुलबदम बेगम ने। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद बजाने और औरंगजेब की दक्षता थी? यह दक्षता थी बीना की। अकबर कालीन तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। हुमायूं नामा की रचना गुलबदम बेगम ने किया है। अनवर ए सुहाइली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। तानसेन का मूल नाम था रामतानु पांडे। 1773 में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान संबंधित है, उसके लेखक जयपुर के सवाई जयसिंह हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आना नामक सिक्के प्रचलन करवाया था? शाहजहां ने। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? मीर बख्शी। मुगल प्रशासन में मुहातिब था लोक कल्याण अधिकारी। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से। कथन आर और कथन ए और आर। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। तो कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदार अनुवांशिक अधिकारी होता था। मनसबदारों के 3 वर्ग थे। दीवान कार्यालय द्वारा वेतन दिया जाता था। तो केवल एक सही है। औरंगजेब को 1707 में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? बहादुर शाह प्रथम ने। मुगल बादशाह जो साहिब बेखबर के नाम से जाना जाता है, बहादुर शाह प्रथम। मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम 1707 से 12 तक किस सिख गुरु के सम्मान में उच्च मनसब प्रदान किया गया था? यह किया गया था गुरु गोविंद सिंह को। लंपट मूर्ख किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? जहांदार शाह को। किसे मुगल बादशाह को राजा राम मोहन राय ने राजा की उपाधि दिया था? अकबर द्वितीय ने। किस मुगल बादशाह को सैयद बंधुओं ने अपने खिलाफत षड्यंत्र रचने के कारण हत्या करा दी थी? फर्रुखसियर ने। सैयद बंधु कौन थे? हिंदुस्तानी मूल के विदेशी मुसलमान अमीर। किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर को पुनः समाप्त कर दिया था? फर्रुखसियर ने। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? हल और हल की संख्या। निम्न विदेशी यात्रियों में किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? फ्रांसिस्को पलअस्ट ने। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरे का खदानों का विस्तृत रूप से चर्चा किया है? ज्वाइन बैटिस्ट टेबनियर ने।